evening to all who have joined in today's webinar. This is the continuous second day. I know this is the time when everyone is occupied with filing of income tax returns, audits, etc. For GST return 9, everyone is occupied in those. But still, there is a scheme has been brought in by the government of Madhya Pradesh जो अपने लिए जानना बहुत जरूरी है, और क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड है और इसमें टाइमलाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इस बारे में आज हमारे बीच में बात करने के लिए मुकुल शर्मा जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, इसलिए भी स्वागत करता हूं क्योंकि आज वो करीब 6 महीने बाद घर से बाहर निकले हैं शायद। अभी तक पूरे कोविड में, कोरोना काल में पूरे घर पे ही रहे वो। आज हमारे बड़ी उनको घर से बाहर निकालना था, तो आज वो आए। जो आपका स्वागत है सर हमारे स्टडी सर्कल मीटिंग में। और ये जो जैसे आज का जो स्कीम है उसका नाम है द मध्य प्रदेश कराधान अधिनियमों के पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश 2020। मतलब ये एक तो अभी ऑर्डिनेंस लाया गया, क्योंकि अभी विधानसभा सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस लाना पड़ा गवर्नमेंट को। तो उस ऑर्डिनेंस से ये स्कीम इंट्रोड्यूस किए गए। प्राइमा फेसी देखने में बहुत अच्छा, अट्रैक्टिव, लुक्रेटिव स्कीम लगता है, बट कुड हैव बीन मच बेटर इन टर्म्स ऑफ इसमें एंट्री टैक्स एक्ट नहीं है। सबसे बड़ा बहुत सारे डिमांड्स एंट्री टैक्स एक्ट में है, और जिसका डिक्लेरेशन फॉर्म्स नहीं आए हैं उनको कोई रिलीफ नहीं है इसमें। अगर सी फॉर्म, एच फॉर्म, एफ फॉर्म, डी फॉर्म, इस कारण से अगर किसी को टैक्स लगा होगा तो वो उनको कोई किसी प्रकार का कोई एडवांटेज इस स्कीम के तहत नहीं है। तो अगर उनको भी कुछ एडवांटेज रहता क्योंकि बेसिकली वो लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग रहेंगे इसमें, इसके क्योंकि अगर सी फॉर्म में कोई सेल किया हो तो 2% चार्ज किया होगा, उतना ही कलेक्ट किया होगा, लेकिन असेसमेंट में उसको सी फॉर्म ना देने के कारण 14% टैक्स लगा होगा या 15 लगा होगा, वट एवर इट वुड बी। तो उस केस में वो लोग बहुत प्रॉब्लम में रहेंगे, क्योंकि 2% ही कलेक्ट किए थे उन्हें। एक्चुअल रिलीफ उनको ज्यादा जरूरत है। बाकी कई लोग जो डिफॉल्टर हैं उनको, वो लोग बेनिफिट लेंगे जो 14% चार्ज किए, कलेक्ट भी किए और जमा नहीं किए। दे विल बी मच बेनिफिटेड इन दिस स्कीम। एक थोड़ा अनोमली है स्कीम में। और कई क्या स्कीम में बड़ा कंजूसी टाइप का उन्होंने किया है कि एक कदम आगे बढ़ा है, खींच भी लिया। अगर अपील में जमा किए हैं तो उसका जो ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट है, अभी तक जितने भी एक्ट आए थे सब में ऐसा था कि ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट में टैक्स के पहले एडजस्ट होगा, फिर इंटरेस्ट, फिर पेनल्टी, ये ऑर्डर हियरार्की होता था। लेकिन इनने कह दिया कि प्रोपोर्शनेटली ही डिडक्शन देंगे। तो कोई मतलब बेनिफिट लेते, देना भी चाह रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ भी वापस भी ले रहे हैं। तो स्कीम कुड हैव बीन मच बेटर। लेकिन हाल फिलहाल जो भी स्कीम है, इट इज बेटर। वी अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर एक्सपर्ट Mukul Sharma ji, without taking time on this aspect, I request Mukul Sharma ji to please start with his presentation. Saurabh, share screen share कर लें आप जो भी जी। Thank you शर्मा जी। Thank you sir. नमस्ते। मैं पहले तो आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जो कंसल्टेंट्स हैं उनको बड़ी शिकायत रहती थी कि जीएसटी आने के बाद उनको कोई काम नहीं है। शासन ने उनको एक अच्छा काम दे दिया है, समाधान स्कीम। अब ये इस काम के द्वारा वो कुछ पुण्य कमा सकते हैं। तो आपको मालूम है कि विभाग में अधिकारी आते जाते रहते हैं, व्यवसायी भी आते जाते रहते हैं। कभी कोई पार्टनर बन जाता है, कभी कोई पार्टनर बन जाता है, कभी कोई प्रोप्राइटर बन जाता है।
लेकिन जो वसूली है वो कभी खत्म नहीं होती। जो वसूली की फाइल है वो कभी खत्म नहीं होती। अब आपको एक मौका मिला है कि आप वसूली की फाइल की अंत्येष्टि कर सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर, जैसा कि कृष्ण जी ने बताया, बड़ा कठिन नाम है उसका, मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, केवल कहना चाहिए कि अधिनियम ही बोलूंगा या ऑर्डिनेंस बोलूंगा। हमको ये मालूम होना चाहिए कि इस स्कीम के अंदर हमको किस केस के अंदर समाधान के लिए एप्लीकेशन देना है और किस केस में समाधान के लिए एप्लीकेशन नहीं देना है। शुरू करने के पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऑर्डिनेंस है, इसके द्वारा ये नया एक्ट लाया गया है। तो आपको जो भी आपकी राशि का जो ओल्ड एरियर्स हैं, जो उनका समाधान होना है, वो इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ही होना है। या आपको अपील करना है या रेक्टिफिकेशन करना है, वो इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही होना है। आप इस जो सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें तो आप इस प्रावधानों को ही ध्यान में रखें। दूसरे जो रेलिवेंट एक्ट हैं, एमपी वेट एक्ट है या मध्य कमर्शियल टैक्स एक्ट है, उनके प्रावधानों को देखने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्ट जो है 26 सितंबर 2020 को अध्यादेश के द्वारा लाया गया है और इसकी पीरियड ऑफ वैलिडिटी 120 डेज है। मींस आपको 120 डेज के अंदर सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को प्रस्तुत करना है। इस एक्ट के अंदर जितने भी जो एक्ट्स हैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं, सभी शामिल किए गए हैं। केवल 2 एक्ट ऐसे हैं जो इनको शामिल नहीं किया गया है। एक तो इंटीटैक्स एक्ट है और एक पीटी एक्ट है। और इसमें इंटीटैक्स एक्ट को शामिल करना था, इसके शामिल करने से काफी बकायेदारों को सहूलियत होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। शासन के कोई कारण रहे होंगे। तो ये पहली बात तो मैं शुरू में ये आपको क्लियर कर दूं कि ये जिस अमाउंट का समाधान होना है, सेटलमेंट होना है, वो इसमें दोनों व्यवसायी शामिल है। रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड डीलर भी शामिल है और अनरजिस्टर्ड डीलर भी शामिल है। यदि ऐसा कोई ओल्ड एरिया है जो कि किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से संबंधित है, वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें ओल्ड एरियर्स का मतलब ये बताया गया है कि टैक्स शामिल होगा, इंटरेस्ट शामिल होगा और पेनल्टी शामिल होगी। जब टैक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है टैक्स बाय एनी नेम इट इज कॉल्ड। इट मींस टैक्स और टैक्स इन लिeu ऑफ टैक्स, जितने भी ड्यूज हैं वो इसमें शामिल हैं। अर्थात यदि आपने सेक्शन 11 के अंदर कंपोजिशन ले रखा है या 11A में कोई कंपोजिशन ले रखा है या 11B के अंदर कोई कंपोजिशन ले रखा है, वो भी इस एक्ट के अंदर शामिल रहेंगे। ये एमपी कमर्शियल टैक्स एक्ट के अंतर्गत आपने कोई लाइसेंस, कोई रेस्टोरेंट है उसने लाइसेंस ले रखा है, लाइसेंस फीस का कोई ड्यूज है, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये सब ड्यूज जो है इन लिeu ऑफ टैक्स हैं। ये जो स्कीम जो है के अंदर डिस्प्यूटेड अमाउंट और टैक्स इन्वॉल्व इन डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट। डिस्प्यूटेड टैक्स का मतलब वो होता है जहां पर कि आपने उस ऑर्डर के विरुद्ध कोई लिटिगेशन फाइल किया हो, कोई अपील की हो, फर्स्ट अपील की हो, सेकंड अपील की हो, या हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर किया हो। इसमें यदि गवर्नमेंट ने किसी ऑर्डर के विरुद्ध कोई केस फाइल कर रखा है तो वो इस स्कीम में कवर नहीं होगा।
लेकिन इसमें यह है कि वो केस जो है 26/9/2020 जिस दिन ये अधिनियम लागू हुआ है उसके पहले फाइल होना चाहिए या उस दिनांक को फाइल होना चाहिए। अनडिस्प्यूटेड टैक्स, अनडिस्प्यूटेड अमाउंट। अनडिस्प्यूटेड अमाउंट जो है डिस्प्यूटेड नहीं है, और जो टैक्स सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन में इन्वॉल्व से संबंधित नहीं है वो भी कहना चाहिए कि डिस्प्यूटेड कहना चाहिए, उसको अनडिस्प्यूटेड अमाउंट से हटा दिया गया है, और जो टैक्स सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन के अंदर से रिलेटेड है उसको डिस्प्यूटेड अमाउंट में शामिल कर लिया गया है। क्यों कि इसलिए किया गया है कि आप डिस्प्यूटेड अमाउंट के लिए सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको जो टैक्स है उसका 50% जमा करना है, और अनडिस्प्यूटेड है जहां आपने कोई लिटिगेंट फाइल नहीं किया है वहां आपको पूरा टैक्स जमा करना है। अब टैक्स, अब डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, उसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है उसका? ये जो रूल 12 है, सीएसटी रूल्स का रूल 12 है, उसमें जो मेंशन फॉर्म्स हैं वो सभी कहना चाहिए कि इस इस स्कीम के अंदर, इस स्कीम के अंदर उनके कारण कोई टैक्स लगा हुआ है तो आप उसके लिए सेटलमेंट कर सकते हैं। ये फॉर्म कौन कौन से हैं? एक सी फॉर्म है, एफ फॉर्म है, एच फॉर्म है, E1 है, E2 है, आई फॉर्म है, जे फॉर्म है। ये सभी फॉर्म रूल 12 में मेंशन किए गए हैं। यदि इनसे संबंधित कोई डिमांड है तो उसके लिए आप सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि कहाँ हमको फायदा हो रहा है सेटलमेंट की स्कीम में, सेटलमेंट के लिए कहाँ हमको फायदा नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो असेसिंग अथॉरिटी द्वारा, अपील अथॉरिटी द्वारा पारित किए गए हैं, लेकिन उनके लिए हम सेटलमेंट में नहीं जा सकते। एक तो है यदि कोई ऑर्डर सेक्शन 55 के पास किया गया है, 55 ऑफ एमपी वेट एक्ट, मीन्स आपका इंस्पेक्शन हुआ है, सर्च एंड सीजर हुआ है, उसके बाद कोई ऑर्डर सेक्शन 55 में पास किया गया है, उसके उसके लिए हम सेटलमेंट में नहीं जा सकते। दूसरा, कोई ऑर्डर सेक्शन 57 में पास किया गया है। 57 मीन्स कोई ऑर्डर चेकपोस्ट अधिकारी द्वारा पास किया गया है या किसी अथॉराइज अधिकारी द्वारा इन मूवमेंट ऑफ गुड्स व्हीकल के अंदर उन्होंने उसको रोका है, डिटेन किया है, और उसके बाद कोई पेनल्टी ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर के भी सेटलमेंट के अंतर्गत नहीं जाया जा सकता। तीसरी चीज है कि कोई डिफर्मेंट ऑफ टैक्स से संबंधित ऑर्डर है, कोई ऐसा आदेश पारित किया गया है जिसकी डिमांड व्यवसायी द्वारा डिफरमेंट ऑफ टैक्स की, जो टैक्स को डिफर किया उसको जमा नहीं किया है समयावधि के अंदर, तो उनको असेसमेंट के अंदर डिमांड क्रिएट की गई है, ऐसे कहना चाहिए केसेस भी इस स्कीम के अंदर शामिल नहीं होंगे। दूसरा कि जितने भी ऑर्डर्स हैं जो 31/3/2016 की अवधि तक के पारित किए गए हैं, वो सभी आदेश इस स्कीम के लिए वैलिड हैं। उन सभी आदेश के लिए सेटलमेंट में जा सकते हैं। और इसका मीन्स ये हुआ कि जो अवधि है, जो पीरियड है, वो 1 साल का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है। ये मान ली किसी का ऑर्डर 1 ही दिन का असेसमेंट ऑर्डर पारित किया गया है, वो 31/3/2016 के दिन का, एक ही दिन का पारित किया गया है, वो भी इस स्कीम के अंदर वैलिड है। अब ये है कि कौन इस सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें 2 लोग हैं
दो लोगों को कहना चाहिए कि इसके अंदर वो एलिजिबल किया गया है एप्लीकेशन देने के लिए। पहला वो जिसको एरियस जमा करने हैं, मतलब वो व्यापारी या वो बकायेदार जिसके विरुद्ध एरियस ड्यू हैं, वो सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकता है। सेकंड, एनी पर्सन मीन्स कोई डेफिनेशन दी हुई एनी पर्सन की, मतलब एनी पर्सन अदर देन डीलर भी इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है। मतलब ये किसी का लीगल एरर है, उसके कोई प्रोप्राइटर है, वो नहीं रहा है, उसका निधन हो गया है या स्त्री में नहीं है, तो उसके या बच्चे, उसके जो लीगल एरर है, उसके पुत्र हैं, पुत्र वधू हैं, पुत्री हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इवन कहना चाहिए कि ये कंसल्टेंट चाहें और किसी व्यापारी को लाभ देना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ अदर देन डीलर, मतलब जिसके ऊपर डिमांड नहीं है। अब जब एप्लीकेशन कहना चाहिए कि आप देंगे सेटलमेंट के लिए, तो आपको ये फॉर्म 1 में दी जाएगी एप्लीकेशन, जो कंपनी द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी किए गए, डायरेक्शन जारी किए गए, उसमें ये फॉर्म 1 दिया गया है। तो आपको क्या क्या देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप जब मान लो आप असेसमेंट ऑर्डर के सेटलमेंट में जा रहे हैं, तो आपको असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, आपको एप्लीकेशन के साथ, फॉर्म 1 के साथ देनी होगी। हो सकता है कि जो बकायादार है वो सेटलमेंट में जाना चाहता है, लेकिन उसके पास असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी ना हो, तो आपको विभाग से अप्लाई करके कॉपी प्राप्त करनी होगी, तभी आप सेटलमेंट के लिए पात्र होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बकायेदार को मालूम नहीं होता कि उसके ऊपर कोई ड्यूज है, कोई एरियस है। तो ऐसी स्थिति में हम अपेक्षा करते हैं कि जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं, जो रिकवरी ऑफिसर्स हैं, वो अपनी लिस्ट, जो उनके सेक्शन में जितनी बकाया है उसकी लिस्ट कंसल्टेंट को या इनके एसोसिएशन में उनको उपलब्ध कराएं, ताकि उनको मालूम पड़ सके कि इस अधिकारी के पास कौन से ड्यूज है। दूसरा, सेटलमेंट अमाउंट, आपको एक टेबल दिया हुआ है इसमें स्कीम के अंदर, उस टेबल के अनुसार आपको सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके आपको इस एप्लीकेशन के साथ जमा करना है। दूसरी, आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि इसमें कोई भी प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है, पूरी प्रोसेस मैनुअल है। एप्लीकेशन देना है, कोई भी जवाब देना है, कोई भी नोटिस आना है, सब मैनुअली होगा इसके अंदर। नो प्रोसेस इज ऑनलाइन, एवरी प्रोसेस इज मैनुअल। दूसरा, ये मान लीजिए आपने सेटलमेंट की एप्लीकेशन दी है, फॉर्म 1 दिया है आपने, एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ अमाउंट, तो आपने कैलकुलेट करके सेटलमेंट अमाउंट जमा कर दिया है, लेकिन जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, तो कॉम्पिटेंट ऑफिसर उसको देखेगा, और देखने के बाद में वो आपको नोटिस जारी कर सकता है, और वो नोटिस फॉर्म 2 में जारी करेगा, है ना? और उसमें आपसे कह सकता है कि आप एडिशनल अमाउंट और जमा कीजिए। तो आपको, जब तक वो एडिशनल अमाउंट जमा नहीं करेंगे, आप इस स्कीम का लाभ नहीं रख सकते। दूसरा, हर ऑर्डर की सेपरेट एप्लीकेशन इसके अंदर आपको देना है। यदि यदि एक केस मान लीजिए कि किसी बकायेदार के केस में 2 ऑर्डर पास किए गए एक ही पीरियड के अंदर, रेगुलर असेसमेंट पास किया गया है सेक्शन 20 के अंदर, और सेक्शन 21 के अंदर उसका ऑर्डर ऑफ रीअसेसमेंट भी पास किया गया है। तो ऐसी स्थिति में उसको, क्योंकि यह 2 ऑर्डर हैं ये, तो उसको हर ऑर्डर की अलग अलग एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ऑर्डर ऑफ असेसमेंट की एप्लीकेशन अलग जाएगी, ऑर्डर ऑफ रीअसेसमेंट की एप्लीकेशन अलग जाएगी। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पेनल्टी ऑर्डर अलग से पास किया हो। सेक्शन 52 के अंदर जो
फॉल्स रिटर्न भरने के लिए या टैक्स इवेजन के लिए होने पर जो ऑर्डर ऑफ पेनल्टी पास किया जाता था, वो असेसमेंट ऑर्डर के बाद पास किया जाता था और इंडिपेंडेंट ऑर्डर होता था। ये ऐसी स्थिति के अंदर आप उस इंडिपेंडेंट ऑर्डर के लिए सेटलमेंट के लिए जाते हैं, तो वो जब ही एप्लीकेशन के अंदर वैलिड होगी, या तो आपने पूरा टैक्स जमा कर दिया हो या उस टैक्स के लिए ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया हो। मतलब आपको किसी पेनल्टी का ऑर्डर इंडिपेंडेंट ऑर्डर है, यदि आप सेटलमेंट जाना चाहते हैं तो या तो टैक्स जमा कीजिए या टैक्स और पेनल्टी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन दीजिए, तभी आप इस कहना चाहिए कि इंडिपेंडेंट ऑर्डर के सेटलमेंट के लिए पात्र रहेंगे। दूसरा कि इसमें 3 तरह के इसके 3 तरह के कहना चाहिए कि केसेस होंगे। एक केस, ये टेबल दी हुई है, आप देख लें, इसके अंदर ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, बर्ड फ्लाई भी दूंगा। एक तो ये है कि आपके द्वारा कोई डिक्लेरेशन नहीं प्राप्त किया गया, सी फॉर्म नहीं आया, एफ फॉर्म नहीं आया या E1 या E2 नहीं आया, और आपको जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है सेंट्रल एक्ट के अंदर, उसमें डिमांड क्रिएट हो गई है। तो यदि आपको डिक्लेरेशन मिल जाते हैं और आपने अपील फाइल कर रखी है, तो जो आपने रिटर्न जमा किया था उसके अंदर आपने 2% टैक्स जमा किया, मूल्य 2% टैक्स जमा किया, और जब आपने अपील फाइल की तो जो टैक्स लगा है 5% से लगा होगा या 14% लगा होगा, लेकिन लगना था 2% से, तो 2% रिटर्न के साथ जमा कर चुके हैं आप। और आपने जो अपील जमा प्रस्तुत की है उसमें आपने 25% ऑफ टैक्स जमा किया है। 10% भी हो सकता है जमा किया हो, लेकिन ज्यादातर केसेस के लिए 25% जमा हुआ है, और इंटरेस्ट का भी 25% आपके द्वारा जमा किया गया है। तो जो पैसा, ये मान लीजिए आपकी 100 रुपए आपकी डिमांड निकली है ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफिकेट, और आपके पास अब पूरे डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट आ गए हैं, तो जो आपने पैसा रिटर्न के साथ जमा किया टैक्स का और जो अपील में जमा किया है, उसकी आपको यहाँ पर कोई छूट नहीं प्राप्त होगी, वो आपका पैसा गया। तो आपको और इंटरेस्ट के अंदर छूट दी गई है, जो लगाया गया इंटरेस्ट, कई असेसिंग अथॉरिटी ने इंटरेस्ट लगाया है, कई असेसिंग अथॉरिटी ने इंटरेस्ट नहीं लगाया, उसमें 10% जो है, 10% की जो जो आपको 10% इंटरेस्ट जमा करके आपको 90% को वेव किया गया है। लेकिन जब हम अपील करने जाते हैं तो जो 25% है वो तो हम जमा कर चुके हैं अपील के साथ में, तो और इस स्कीम के अनुसार हमको केवल 10% ही मतलब सेटलमेंट अमाउंट के रूप में जमा करना है एज इंटरेस्ट के रूप में। तो आपको जो 15% आपने जमा कर दिया है इंटरेस्ट के रूप में, उसके रिफंड की इसमें पात्रता नहीं है, और किसी भी तरह के रिफंड की पात्रता नहीं है। ये लिमिट से ज्यादा पैसा आपका पहले से जमा है या आपके द्वारा अभी जमा कर दिया गया है, आपके उस धनराशि के रिफंड की कोई भी इसके अंदर प्रावधान नहीं है। तो जब कोई अमाउंट डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट से संबंधित है, तो इसमें लाभ केवल 2 स्थिति में है। पहला, आपको अपील आपने दायर कर दी है लेकिन आपको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो आपको इस इंटरेस्ट इस मतलब स्कीम में जाने से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। या आपका टैक्स लगा है विच इज रिलेटेड टू डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट, और आपने अपील भी दायर नहीं की है ना, और कोई पैसा भी जमा नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आप स्कीम में जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि 90% वेव हो रहा है इसके अंदर और 10% लग रहा है। दूसरा, आपको कोई संभावना नहीं इंटरेस्ट उसकी डिक्लेरेशन मिलने की या सर्टिफिकेट मिलने की, तो ये स्कीम में आप जा सकते हैं।
दूसरा, जब आप कोई डिक्लेरेशन नहीं है आपके पास, तो ऐसी स्थिति में आप जब सेटलमेंट पे जाएंगे तो वो डिस्प्यूटेड अमाउंट माना जाएगा। डिस्प्यूटेड अमाउंट माना जाएगा मतलब ये हो, जो ऑर्डर में अमाउंट क्रिएट किया गया टैक्स का, उसका केवल 50% आपको एप्लीकेशन के साथ जमा करना है, और जो इंटरेस्ट जमा करना है वो इसमें टाइम लाइन है इंटरेस्ट के अंदर। यदि आप 60 डेज के अंदर जमा करते हैं तो आपको 5% ऑफ इंटरेस्ट या 5% ऑफ पेनल्टी आपको केवल जमा करनी पड़ेगी, और 95% का वेवर मिलेगा आपको। 95% का इंटरेस्ट वेवर मिलेगा और 95% का आपको पेनल्टी वेवर मिलेगा। और यदि आप 60 डेज के बाद जमा करते हैं पैसा, ये अमाउंट ऑफ सेटलमेंट, तो आपको 61 डेज टू 120 डेज तक जमा करते हैं तो आपको केवल 10% ऑफ पेनल्टी और 10% ऑफ पेनल्टी 10% ऑफ आपको इंटरेस्ट ही जमा करना है। मतलब आपको 90 केवल आपको 90% का इसके अंतर्गत आपको वेवर मिलेगा। तो इसमें टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लाभ लेना है इसके अंदर, तो आपको जल्दी से जल्दी इसके अंदर एप्लीकेशन देंगे तभी आपको लाभ, ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि विथिन 60 डेज देंगे, आपका अमाउंट डिस्प्यूटेड है, तो आपको विथिन 60 डेज आपको 5% केवल इंटरेस्ट या पेनल्टी जमा करना है, और 60 डेज के बाद आप जमा करते हैं तो आपको 10% जमा करना है। तो इस टाइम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अनडिस्प्यूटेड अमाउंट। अनडिस्प्यूटेड अमाउंट में आपको पूरा पैसा जमा करना है आपको, और जो आपने सेटलमेंट के पहले कोई टैक्स आपने जमा कर रखा है, कोई राशि जमा कर दी थी, उसकी आपको छूट मिलेगी आपको। मान लीजिए आपका अमाउंट अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है आपका, है ना, और 100 रुपये है, और आपने 40% 60 रुपये जमा कर पहले से जमा किया हुआ है आपका ऑर्डर, तो आपको केवल 40% ही जमा करना है, उस 60% की छूट मिलेगी। और जो इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा करना है, ये आप विद इन 30 डेज जमा करते हैं तो आपको 10% इंटरेस्ट या पेनल्टी जमा करना है, और 31 डेज टू 60 डेज तक जमा कर 31 डेज टू वो आप ये 60 डेज तक जमा करते हैं, 60 डेज तक, विद इन 60 डेज, तो आपको 10% जमा करना है, और आपको 50 डेज लेकर तो 90 डेज तक जमा करते हैं तो आपको 20% इंटरेस्ट पेनल्टी जमा करना है, और उसके बाद में आपको 30% जमा करना है इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो यहाँ भी कहना चाहिए दिस टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो इस टाइमलाइन का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरा की जो एप्लीकेशन है उसका फॉर्म 1 है, उसको आपको कहना चाहिए कि भर के देना है, उसमें डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में देना है। और जो यदि किसी केस के अंदर आपके अपील ऑर्डर पास हुए हैं, ये अपील में कोई छूट मिली है तो छूट को आप ले लीजिए, और अपील ऑर्डर की आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना है, अफेमेंट ऑर्डर की आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना है। और ये स्कीम 120 डेज के लिए है, उसके बाद गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में इसको बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट के ऊपर है डिसीजन लेना। हर ऑर्डर के लिए आपको अलग एप्लीकेशन देना है। और इस फॉर्म 1 के साथ आपको जो अपील रिवीजन में जो आपके ऑर्डर पास किए उसकी कॉपी दीजिए, कोई आपको रिलीफ मिला है तो कम कर लीजिए, या कोई इनाउंसमेंट हुआ है, आपकी अतिरिक्त मांग में कोई वृद्धि की गई है, वो भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब जो आपको सेटलमेंट अमाउंट है उसको आपको चालान के साथ जमा करना है, और जो भी जिस एक्ट के अंदर जिस हेड में पैसा जमा होता है उसी हेड में ये पैसा सेटलमेंट का जमा होगा।
एप्लीकेशन किसको देना है? आप एप्लीकेशन आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने लाएं। 3 कहना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इसके अंदर, असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट कमिश्नर। यह 5 लाख तक का सेटलमेंट अमाउंट है, जिस अमाउंट के लिए आप, जिसके सेटलमेंट के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आपको जो आपके क्षेत्राधिकार का असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है उसके सामने देना है। यह सेटलमेंट अमाउंट ऑफ सेटलमेंट 15 लाख तक है, तो आपके क्षेत्राधिकार का जो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है उसके समक्ष आपको एप्लीकेशन देना है। और इससे ज्यादा है तो जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जो आपके क्षेत्राधिकार का है, उसको आपको एप्लीकेशन देना है। इस एप्लीकेशन के अंदर 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको बहुत सी चीजें डिस्क्लोज करना है कि आपने जिस ऑर्डर के विरुद्ध आप सेटलमेंट चाहते हैं उसकी कोई अपील पेंडिंग है, या कोई रिवीजन पेंडिंग है, या कोई पिटीशन पेंडिंग है, तो उसकी भी आपको जानकारी एप्लीकेशन देना है। और एक अंडरटेकिंग भी देना है आपको एप्लीकेशन में कि ये मान लीजिए सेटलमेंट और पास कर दिया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तो आप जो भी आपकी अपील पेंडिंग है या रिवीजन पेंडिंग है या पिटीशन पेंडिंग है उसको आप विड्रॉ कर लेंगे। और ऑर्डर प्राप्ति विद इन 7 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट आपको अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने अपने रिवीजन या अपील या पिटीशन को वापस करने की आपने कार्रवाई आपके द्वारा की जा चुकी है। यदि मान लीजिए कि आपने सेटलमेंट में एप्लीकेशन दी है और आपकी फर्स्ट अपील पेंडिंग है, तो आप अपने फर्स्ट अपील अथॉरिटी को लिख के दे सकते हैं कि आपके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत सेटलमेंट किया जा रहा है और तब तक उनके प्रकरण के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए, और रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप कि उनके प्रकरण में कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो भी फर्स्ट अपील अथॉरिटी है या बोर्ड है, सेकंड अपील अथॉरिटी है, वो आपके प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यदि आपके द्वारा एप्लीकेशन दी गई है उसकी स्क्रूटनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा की जाएगी। यदि उस स्कीम आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है, तो एप्लीकेशन सबमिट करने के विद इन 30 डेज के अंदर आपको नोटिस जारी किया जाएगा फॉर्म 2 के अंदर नोटिस जारी किया जाएगा आपको कि आपने जो एप्लीकेशन दी है उसमें कोई कमी है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या आपके द्वारा जो सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेट किया गया है वो कम है। तो आपको जो आपको नोटिस प्राप्त होगा फॉर्म 2 के अंदर, उसका आपको कंप्लाइंस विद इन 7 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस करना है आपको। यदि आपने विद इन 7 डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस आपने कंप्लाइंस नहीं किया है, तो आपकी जो एप्लीकेशन दी है, आपने फॉर्म 1 दिया सेटलमेंट के लिए, वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा जो अपेक्षा की गई है कानून में उसका पालन नहीं किया गया है। तो जब ऐसा किया जाएगा तो आपको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा आपको सुनवाई का ऑफर भी दिया जाएगा और एक आपके प्रकरण में एक ऑर्डर भी पास किया जाएगा। यदि आपके द्वारा फॉर्म 1 दिया गया है, एप्लीकेशन दी गई है, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट है, सभी डॉक्यूमेंट्स कहना चाहिए कि आपके द्वारा अटैच किए गए हैं, और जो सेटलमेंट अमाउंट आपने कैलकुलेट किया है, जमा किया है, वो बिल्कुल सही है, तो आपको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एक ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट जारी करेगा। उसके अंदर दोनों चीज बताई जाएंगी कि आपका कितना अमाउंट सेटल किया गया और कितना अमाउंट आपका वेव किया गया है।
ये सब रहेगा। और ये जो ऑर्डर होगा इजीली पास विद इन 75 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी सेटलमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा उसके बाद अपील का कोई प्रोविजन इस एक्ट के अंतर्गत नहीं है, वो ऑर्डर फाइनल होगा। आपको जैसे ही आपके केस के अंदर सेटलमेंट ऑर्डर पास किया जाता है तो आप विद इन 7 डेज, यदि आपकी कोई अपील पेंडिंग है फर्स्ट अपील अथॉरिटी के सामने, या कोई बोर्ड में सेकंड अपील अथॉरिटी के सामने आपकी कोई सेकंड अपील पेंडिंग है, या हाई कोर्ट के अंदर कोई आपकी पिटीशन पेंडिंग है, तो आप एप्लीकेशन देंगे कि मेरे केस में सेटलमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया है और मैं अपनी अपील या पिटीशन को वापस लेना चाहता हूँ, और उस एप्लीकेशन के साथ आप जो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको आप इंटीमेट करेंगे। यदि आपके द्वारा, यदि आपके केस में कोई अपील पेंडिंग है और आपके द्वारा विद इन 7 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट आपके द्वारा ये कार्रवाई नहीं की जाती है, अपील वापस नहीं ली जाती है या कुछ पिटीशन वापस ली जाती है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिवोक कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। जिसे ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर कि आपके केस में मान लीजिए कि कोई ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया है, तो उसके बाद उस केस के अंदर कोई भी फर्दर कार्रवाई नहीं की जाएगी। वेट एक्ट के अंदर एक सेक्शन 24 है पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में, एक सेक्शन 24(8) है, वो ये कहता है कि यदि मान लीजिए इसमें पोस्ट असेसमेंट पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। मान लीजिए आपने विद इन 30 डेज कोई आपको डिमांड नोटिस जारी किया है, कोई ऑर्डर असेसमेंट ऑर्डर जारी किया है, आपने ये राशि का भुगतान नहीं किया जाता और आपके द्वारा मान लीजिए 6 साल बाद किया जाता है, 8 साल बाद किया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर 2% प्रति माह के हिसाब से पेनल्टी लगाने का असेसिंग ऑफिसर को वो शक्तियां प्राप्त है। सिमिलरली एक सेक्शन 24(6) जिसके अंदर अपील के बाद आपके द्वारा कोई राशि का जमा नहीं किया जाता, तो जितना डिले होता है उसके लिए 1.5% 1.5% पर मंथ के अनुसार इंटरेस्ट लगाने का प्रोविजन है। लेकिन यदि सेटलमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया आपके प्रकरण में, तो ये दोनों कार्रवाई आपके प्रकरण में नहीं की जाएंगी। अब ये बात अलग है कि विभाग ये सेक्शन 24(8) या 24(6) की कार्रवाई नहीं करता। यदि विभाग डिसाइड करता है वो कार्रवाई करनी है या कोई असेसिंग अथॉरिटी कोई कार्रवाई करता है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा और असेसिंग ऑफिसर भी आपके प्रकरण में आदेश पारित करने के लिए बाध्य रहेगा, और अपील भी करेंगे उसमें भी आपको रिलीफ मिलने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो ये आप सेटलमेंट में जाते हैं, ये बहुत बड़ी आपको सुविधा मिली हुई है कि फर्दर कहना चाहिए आफ्टर असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट कोई पेनल्टी की या ब्याज की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और जब केसेस पेंडिंग होते हैं सेकंड अपील में या हाई कोर्ट के अंदर, तो वहां से आते हैं, तो ये कार्रवाई निश्चित रूप से की जाती है, बड़े प्रकरणों में तो की जाती है। दूसरी बात यह कि जो ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट आपके प्रकरण में पास किया गया है उसके अपील करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह कि उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकता, कोर्ट में कहीं भी किसी फोरम के अंदर कैन नॉट बी चैलेंज, इट इज नॉट चैलेंजेबल। दूसरी बात है कि आपके द्वारा जो लिमिट बताई गई है कि आपको 5% ऑफ इंटरेस्ट जमा करना है और आप ऑलरेडी कहना चाहिए उससे ज्यादा इंटरेस्ट जमा कर चुके हैं ना, तो आपको जो ज्यादा पैसा जमा किया है आपको, तो उसकी आपको
उसकी आपको रिफंड नहीं मिलेगा आपको। और जो आपने सेटलमेंट के साथ जो पैसा जमा किया है, यदि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है तो आपको वो जो जो आपने सेटलमेंट अमाउंट जमा किया है वो आपकी जो ड्यूज है उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया जाएगा। यदि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है सेटलमेंट की, है ना, तो उसके यदि आपकी सेटलमेंट की एप्लीकेशन, आपने सेटलमेंट के लिए आपने कोई एप्लीकेशन दी है, तो उस अवधि के दौरान जो जो आपके विरुद्ध बकाया राशि है उसको स्टे कर दिया जाएगा जब तक कि आपके केस के अंदर सेटलमेंट आदेश पारित नहीं किया जाता। यदि आपने अपील की है तो अपील आपको 30 डेज मिलेंगे अपील करने के। उस 30 डेज के अंदर भी आपके विरुद्ध बकाया राशि के वसूली की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि केस अपील अथॉरिटी द्वारा रिमांड कर दिया गया है, आप रिमांड कर दिया गया है, तो जब तक उस रिमांड प्रकरण में आदेश पारित नहीं किया जाता कंप्लेंट अथॉरिटी द्वारा, आपके प्रकरण में जो वसूली है वो स्टे रहेगी। इस एक्ट की सेक्शन 8 के अंदर यदि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है सेटलमेंट की और आप उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं, लेकिन आपके प्रकरण में यदि कोई सेटलमेंट ऑर्डर पारित किया गया है तो उसकी अपील नहीं की जा सकती। तो आपकी यदि एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है, रिजेक्ट कब की जाएगी? जब आपको फॉर्म 2 के अंदर नोटरी किया गया है, फिर कहा गया है कि सेटलमेंट अमाउंट जमा कीजिए, या आपके द्वारा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है एप्लीकेशन में, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपके प्रकरण के अंदर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है तो आप आपके आदेश प्राप्ति के विथिन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑर्डर आप अपील कर सकते हैं। अपील अथॉरिटी के पास दो ही ऑप्शन है, आपकी अपील को रिजेक्ट कर दे या आपकी कहना चाहिए कि केस को कंप्लेंट अथॉरिटी के सामने को रिमांड कर दे फॉर फर्दर कहना चाहिए कंसिडरेशन। और ये दो ही केस में हो सकता है, जब आपको कोई आपने डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, या आपने एडिशनल सेटलमेंट अमाउंट जमा नहीं किया गया है। दूसरा, इसके अंदर यदि कोई ऑर्डर पास किया गया है सेटलमेंट का और आपको दिखता है कि इसमें कोई गलती की गई है, कोई क्लरिकल एरर है इस ऑर्डर के अंदर, या कोई अरिथमेटिकल ऑर्डर मतलब कोई है, कोई मिस्टेक है या कोई ओमिशन हो गया है, तो आप ऑर्डर प्राप्ति के 30 डेज के अंदर रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी अपने मतलब ऑन इज ऑन वो भी कहना चाहिए कि फू मोटो भी किसी भी क्लरिकल और अरिथमेटिक एरर को या ओमिशन को ठीक कर सकता है। ये 90 डेज का समय उसके पास ऑर्डर ये लोग खुद करता है, तो विद इन 90 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट। और ये किसी बकायेदार द्वारा एप्लीकेंट द्वारा कहना चाहिए एप्लीकेशन लगाई है तो उसको विद इन 90 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन और रेक्टिफिकेशन उसको ऑर्डर पास करना है। यदि फू मोटो कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर कंपनी अथॉरिटी पास कर रहे हैं और और उसके कारण वो ऐसा रेक्टिफिकेशन से एप्लीकेंट्स के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, एडवर्सली अफेक्ट द एप्लीकेंट, इस केस के अंदर जो कंपनी अथॉरिटी है एप्लीकेंट को नोटिस देंगे और सुनवाई का ऑफर देंगे, उनकी बात सुनेंगे, बात सुनने के बाद में वो ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन पारित करेंगे। जो इस एक्ट के अंतर्गत जो अपील अथॉरिटी है वो डिविजनल कमिश्नर है, डिविजनल डिप्टी कमिश्नर है, उनके यहाँ ही उनके पास ही कहना चाहिए कि
ऑर्डर जो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है उसकी अपील की जा सकती है। यदि आपको 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन अपील की फाइल करना है, और जो अधिकारी है, यदि आपका केस रिमांड किया गया है तो अधिकारी उस पुनः कहना चाहिए कि आपके केस के अंदर वो ऑर्डर पास करेंगे। कंप्लेंट अथॉरिटी के पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो वो पुनः आपकी कहना चाहिए कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, या आप जैसा आपने मांगा है, जैसा आपने अपील की है, आपको कहना चाहिए ऑर्डर पास किया जा सकता है। दूसरा, एक बार कहना चाहिए कि अपील अथॉरिटी ने केस रिमांड कर दिया है कंप्लेंट अथॉरिटी को, फिर उसके बाद में उस प्रकरण में अपील नहीं की जा सकती है। मतलब इसके अंदर एक ही मतलब अवसर दिया गया अपील करने का। यदि कोई केस ट्रांसफर किया है एप्लीकेशन कमिश्नर द्वारा एक अधिकारी से, एक कंप्लेंट अधिकारी से दूसरे कंप्लेंट अधिकारी को, उसकी अपील नहीं की जा सकती है। लेकिन एक प्रोविजन और है इसके अंदर, यदि एप्लीकेंट चाहे वो भी ट्रांसफर अपने जो एप्लीकेशन है उसके ट्रांसफर के लिए वो कमिश्नर को आवेदन कर सकता है। मान लीजिए आप बाहर रहते हैं और आपका जहां आपने एप्लीकेशन दी है वो इंदौर में दी है, और आप रहते कि ना होशंगाबाद में है, और आपको आने जाने में प्रॉब्लम थी है, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि उनका जो प्रकरण है वो होशंगाबाद ट्रांसफर किया जाए। तो इसके अंतर्गत जो एप्लीकेंट है वो भी ट्रांसफर के लिए कमिश्नर को एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब जो ऑर्डर पास होगा अपील अथॉरिटी द्वारा, वो ऑर्डर फाइनल होगा इसके अंदर। उसके बाद में कहीं भी इसकी अपील नहीं जा सकती, आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हाई कोर्ट में, कहीं भी सेकंड अपील कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। दूसरा एक प्रोविजन और है इसके अंदर कि आपने एप्लीकेशन दी है और इसके अंदर कोई भी आपने जानकारी सप्रेस की है, कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन या कोई पर्टिकुलर और कोई इनकरेक्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है सेटलमेंट की वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। मतलब आपको while filing application of settlement, you should be very sure that you should give correct information and complete information. कुछ भी मटेरियल फैक्ट आपको कंसील नहीं करना है। जैसे कि आपने किसी भी केस के अंदर हाई कोर्ट के लिए पिटीशन दायर कर रखा है और आप जानकारी देते हैं कि इस ऑर्डर के बाद कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है किसी भी फॉरम के अंतर्गत, तो ये माना जाएगा कि आपने एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो कंसील की है और किसी भी कारण से की हो, रीजन में भी बोनाफाइड, रीजन में भी मेलाफाइड, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो आपने दी है सेटलमेंट को रिजेक्ट कर दी जाएगी। दूसरी बात और है कि ये मान लीजिए कि आपके द्वारा किसी ऑर्डर के सेटलमेंट में गए हैं और उस पर्टिकुलर मतलब एमपी वेट एक्ट के अंदर आप गए हुए हैं और उस एक्ट के अंतर्गत आपको जो किसी प्रोसीडिंग में मालूम पड़ता है कि आपने जो ऑर्डर पास किया सस्पेंड का, उसके अंतर्गत आपने कोई इंपॉर्टेंट कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन छपाई थी, कंसील की थी, समझ ना, या कोई आपने गलत जानकारी दी गई थी, तो ऐसी स्थिति में आपका सेटलमेंट ऑर्डर पास कर दिया, मतलब रिवर्स किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो बोनाफाइड ऑर्डर्स हैं असेसमेंट के या पेनल्टी के, उन्हीं के विद सेटलमेंट अवेलेबल है। ये कोई ऐसा ऑर्डर है जो आपके प्रकरण में पास किया गया है और वो वहां पर आपने कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन कंसील की है, तो वो ऑर्डर सेटलमेंट का ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये इसमें टाइमलाइन 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट। ये कमिश्नर के जो
अपील केसेस हैं उनको भी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए किसी डिवीजन के अंदर नहीं है, कोई अपील अथॉरिटी नहीं है, ये दूसरी डिवीजन में अपील अथॉरिटी है, तो कंप्लेंट उस अपील अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकता है केसेस। दूसरा, कोई अपील ये कोई एप्लीकेशन एप्लीकेंट भी कहना चाहिए कि ट्रांसफर अपील के लिए आवेदन कर सकता है। ये इसका तो पूरा हो गया ये। दूसरा, इसके अंदर एक बात कही गई है कि आपके द्वारा कोई भी टैक्स जमा किया गया है और चालान के अंदर आपने क्लियरली लिखा है कि हमने ये पर्टिकुलर अमाउंट इंटरेस्ट में जमा किया गया है या पेनल्टी में जमा किया है या टैक्स में जमा किया गया है, तो ये माना जाएगा कि वो अमाउंट टैक्स में जमा किया गया है, पेनल्टी में जमा किया गया है, इंटरेस्ट में जमा किया है। तो इंटर ट्रांसफर आप कहना चाहिए कि अमाउंट इसमें अलाउ नहीं किया गया है। मान लीजिए आपने इंटरेस्ट के अंदर ज्यादा कहना चाहिए अमाउंट जमा कर दिया, वो टैक्स में एडजस्टेबल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आपके द्वारा जो सेटलमेंट अमाउंट जमा, ये मान लीजिए कि आपने कोई कंपोजिट अमाउंट जमा किया गया है और कंपोजिट अमाउंट में आपको मालूम नहीं पड़ रहा कि आपने कितना टैक्स में जमा किया है, कितना इंटरेस्ट में जमा किया है, कितना कहना चाहिए कि आपने पेनल्टी जमा किया है। तो जो आपकी असेसमेंट ऑर्डर में जो टैक्स का अमाउंट है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, जो पेनल्टी का अमाउंट है, उसमें प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 1/4/2012 के पहले जो इनपुट टैक्स रेट था वो केवल टैक्स में ही एडजस्ट होता था, लेकिन 1/4/2012 के बाद में जो इनपुट टैक्स रिबेट का अमाउंट है वो टैक्स में भी एडजस्ट होता था, वो पेनल्टी में भी एडजस्ट होता था, वो इंटरेस्ट में भी एडजस्ट होता था। तो जब आईटीआर को आप, क्योंकि यहाँ इसके अंदर ये है कि वेट एक्ट के अंदर की जो पेमेंट आईटीआर से करते हैं हम, जो किया जाता है वो पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं माना जाता। पेमेंट ऑफ टैक्स वही है जो आपने इन कैश जमा किया है। तो ऐसी स्थिति में ये कोई ऑर्डर 1/4/2012 से है तो उसमें आप जो आईटीआर का अमाउंट है वो आप प्रोपोर्शनेटली उसको टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। दूसरा, मान लीजिए कि आपके प्रकरण के अंदर कोई रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर है और कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन है और आपको नोटिस मिल गया है सेक्शन 21 के अंदर फॉर इन व्यू ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन, देन ऐसे प्रकरण में क्या करेंगे आप? जो लीगल पोजीशन है कि जो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, ऑरिजिनल असेसमेंट है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑर्डर है और जो सेक्शन 21 के अंदर जो ऑर्डर कहना चाहिए पास किया जाना है तो वो इंडिपेंडेंट ऑर्डर है। यदि वो कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग भी है सेक्शन 21 के अंदर, फिर भी आप जो ओरिजिनल असेसमेंट है उसके विरुद्ध आप सेटलमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑर्डर है, वो सेपरेट ऑर्डर है। और अपने जो अधिकारी है जिसने सेक्शन 21 के अंदर प्रोसीडिंग चालू कर रखी है, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप कि वो सेटलमेंट में जाना है और उसके प्रकरण में जल्दी से जल्दी ऑर्डर पास किया जाए। दूसरा बात ये, आप मान लीजिए कि आपके प्रकरण, आपका केस बोर्ड ने रिमांड कर दिया है, अब वो असेसिंग ऑफिसर के पास पेंडिंग है, तो अब तो कोई ऑर्डर हुआ नहीं इसके अंदर, जितने भी असेसमेंट ऑर्डर आपका क्लैश हो चुका है, फर्स्ट अपील का ऑर्डर भी कैश हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जब तक असेसिंग ऑफिसर फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं करेगा तब तक आप सेटलमेंट में नहीं जा पाएंगे आप।
या कोई रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन असेसिंग ऑफिसर के पास पेंडिंग है ना, तो उससे भी आप रिक्वेस्ट कीजिए कि उनके केस में रेक्टिफिकेशन जल्दी पास किया जाए ताकि आप सेटलमेंट में जा सकें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। हाँ बड़ा यूजफुल डिलिबरेशन, बड़ा माइन्यूटली वर्कड आउट डिलिबरेशंस थे। कोई किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो सर, इसमें जो एक चीज वो था, इसमें कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज का कोई कट ऑफ डेट नहीं है ना, कि मतलब इस तारीख को आउटस्टैंडिंग ड्यूज ही सेटलमेंट होगा? नहीं, ऐसा इसमें केवल पीरियड का कट ऑफ है, 31 मार्च 2016 2016 का कट ऑफ है। ये उसके बाद का कोई ड्यूज है वो सेटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन ऑर्डर वो कभी पास किया जा सकता है, ऑर्डर का कोई कट ऑफ नहीं है। ये आज सेटलमेंट की स्कीम चालू है और मान लीजिए 1 महीने बाद कोई ऑर्डर पास किया जाता है, वो भी इस स्कीम के अंदर सेटलमेंट के लिए एलिजिबल है। लेकिन वो वही है 60 डेज का, वो इंटरेस्ट का बेनिफिट वो नहीं 5% 10% का वो नहीं ले पाएगा। नहीं ले पाएगा। अर्ली वर्ड। फिर सर वो अगर ऐसे रहा गया तो वो अनडिस्प्यूटेड रहेगा कि डिस्प्यूटेड रहेगा? अगर मान के चलिए कल हमारा असेसमेंट वो आया, रिमांड असेसमेंट आया, रीअसेसमेंट 11-21 का ऑर्डर आया और मैंने उसका नेक्स्ट डे ही मैंने फाइल कर दी के अंदर सेटलमेंट में एप्लीकेशन। तो ये मान लो कि अब ये तो बड़ा मुश्किल है इसके अंदर, तो मतलब ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है उसमें, डिस्प्यूटेड टैक्स अनडिस्प्यूटेड टैक्स में बहुत डिफरेंस है इसके अंदर, टैक्स में बहुत डिफरेंस है। हाँ, टैक्स में बहुत डिफरेंस है। तो उसको क्या डिस्प्यूटेड मानेंगे अनडिस्प्यूटेड मानेंगे? अपने को अपील फाइल करना है, उसके बाद में अपील लगाना है। मतलब पहले डिस्प्यूट क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, रुपेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, एक क्वेश्चन है कि हमने कोई ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं करी और हमारी डिमांड पेंडिंग है और हमारा कहते हैं उसमें सी फॉर्म आ गया है हमारा, है ना, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, कितना जमा करना पड़ेगा और कितना हमें रिलीफ मिलेगा? आपने मतलब कोई वो नहीं किया क्या? अपील नहीं करी कोई हमने। कोई अपील नहीं किया आपने, है ना? हाँ, मतलब जो ऑर्डर हुआ हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारी डिमांड है। तो आप आ गए, कहना चाहिए कि डिस्प्यूटेड में, अनडिस्प्यूटेड, क्योंकि जो डिमांड सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन से संबंधित है हाँ, उसको डिस्प्यूटेड माना गया है, डिस्प्यूटेड ही माना गया, इसको डिस्प्यूटेड माना गया आपको, समझा? ये आपने अपील भी फाइल नहीं किया या कहीं चैलेंज भी नहीं किया है आपने, फिर भी डिस्प्यूटेड में आएगा। डिस्प्यूटेड की डेफिनेशन में उसको कवर कर लिया है, कवर कर लिया गया है। ये कोई डिमांड सर्टिफिकेट या डिक्लेरेशन संबंधित है, इट इज ऑलवेज डिस्प्यूटेड इवन यू हैव नॉट फाइल्ड एनी अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर। ओके, तो हमें वही सारे बेनिफिट मिलेंगे जो 50% आप टैक्स जमा कीजिए, हाँ, और जो इंटरेस्ट है आपका, है ना, करेंगे, और वो जो हमारे पास सी फॉर्म इवन आ गए हैं उसको कंसीडर करेंगे। किसके? वो जमा कर सकते हैं जो हमारे पास इवन सी फॉर्म आ गए हैं, हाँ, वो कंसीडर करेंगे। हाँ, इसको ये मान ली वो ऊपर के उसमें आ जाएंगे आप। ये आपने जो किया है आपका, वो जो आ गए हैं उससे डिमांड 0 हो जाएगी आपकी, है ना, केवल इंटरेस्ट जमा करना है आपको। अच्छा, इंटरेस्ट का पार्ट फिर भी जमा करना पड़ेगा, 10% जमा करना है आपको। ओके, मतलब केवल इंटरेस्ट अकेले बस। इसमें मैं फर्दर जोड़ता हूँ, सपोज 1 करोड़ के सीफॉर्म आना थे उस समय असेसमेंट के टाइम पे, जो नहीं आया, डिमांड निकली, अपन ने अपील नहीं की। अब 1 करोड़ से मेरे पास 50 लाख के सीफॉर्म आ गए, 50 लाख के नहीं आए, तो मतलब 50 लाख पे मेरा टैक्स 0 हो जाएगा और 50% जमा करने लगा, स्टेप से कैलकुलेशन होगी। ये मान लीजिए भाई, ये आपने अपील की है। नहीं सर, अपील, अब सपोज अपील नहीं है, अपील की नहीं की आपने, है ना, तो आप फायदे में 25% का फायदा पहले हो गया आपको, जो आप पैसा 25 जमा करते हैं आप,
तो वो आपको ये आपने 50 लाख के आपको फीफार्म आ गए तो आपकी डिमांड जरूर जीरो हो गई जी, उन पे जीरो हो गई। जीरो हो गई। केवल 10% पैसा जमा करना है आपको इसका इंटरेस्ट का। जी जी। और जहां आपके वो नहीं आए, क्या फीफार्म नहीं आए, तो अब नीचे में आ जाएंगे डिस्प्यूट अमाउंट के अंदर 50% टैक्स जमा कीजिए और 5% आप इंटरेस्ट जमा कीजिए। एक इसमें विद इन 60 days और आफ्टर 60 days 10% ऑफ इंटरेस्ट। धारा 34A का भी है, जो 34A में सपोज हमने वो लगा रखा है, 6 महीने का टाइम लिया हुआ है 34A वाला, उसमें भी 10% जमा किया, मतलब वो जो जमा किया वो तो वहां भी खत्म हो जाएगा, वो जमा किया वो तो जो आपने कहीं भी कुछ जमा कर रखा है वो गुड़प हो गया, सरकार गुड़प कर गई। क्योंकि इसमें क्या है कि अमाउंट डिस्प्यूटेड अमाउंट इन सर्टिफिकेट्स एंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स विच इज हायर। तो अमाउंट जो अमाउंट इन्वॉल्व है डिक्लेरेशन में या सर्टिफिकेट में वो हमें हायर होगा। हाँ, सही बात। क्योंकि आप इवन नेवर डिपॉजिट मोर देन द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच इज इन्वॉल्व इन डिक्लेरेशंस एंड सर्टिफिकेट्स। गवर्नमेंट भी मान के चलिए, डिक्लेरेशन वाला मुद्दा बहुत सारे लोग का होगा, डिक्लेरेशन नहीं आए होंगे, कम आए होंगे, गवर्नमेंट भी ये मान के चल रही है। भाई बात ये है कि कभी कभी क्या होता है कि आपने अपील फाइल नहीं की टाइम पर, 34A का बेनिफिट लेके रखे अपन सपोज, नहीं आपने अपील नहीं फाइल किया आपने, है ना, या आपने अपील तो फाइल की लेकिन स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया अपील अथॉरिटी ने, तो कुछ अधिकारी होते हैं अति साई होते हैं, रेवेन्यू के प्रति बड़े सजग होते हैं, वो बैंक अकाउंट रद्द कर लेते हैं। हाँ, जमा करा लिया कुछ उन्होंने, हाँ बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट रद्द हो गया आपका, अब एडजस्ट हो गया आपके वो, जी पूरी डिमांड आपकी जीरो हो गई बाय अगेन पेमेंट ऑफ टैक्स। इन दैट केस फिर आप यहाँ जाते हैं आप इस स्कीम के अंदर, तो उसकी आपको जो पूरा पैसा जमा हो गया टैक्स के, उसकी क्या छूट मिलेगी आपको, मुद्दे की अपील अथॉरिटी दे सकता है आपको। वो तो बेकार ही होगा, सही बात। भाई ये आपके पास डिक्लेरेशन है और आपकी अपील पेंडिंग है, तो जो आपने इंटरेस्ट आपको लगाया है असेसिंग ऑफिसर ने वो जीरो हो जाएगा आपका। जी। और जो टैक्स 25% अपील में जमा किया है वो रिफंड हो जाएगा आपको। अगर डिक्लेरेशन आ गया तो टैक्स खत्म, तो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो लेकिन स्कीम में जाते हैं आपको, तो आपको कुछ इंटरेस्ट जमा करना ही है 5%, 10% जमा करना ही है आपको, और जो 20% आपने अपील के साथ जमा कर दिया है उसकी छूट नहीं मिल पाएगी आपको। तो वही जो जीएसटी में हो रहा है वही है, जो चोरी कर रहा है, मतलब या कहें कि जिसने डिले किया वो फायदे में है, जो बलवंत साथ में टाइम से पैसे जमा कर रहा है वो नुकसान में है। जीएसटी में वही चीज हो रही है, यहाँ भी वही चीज है, जिसने 10% 20% जमा कर दिया वो तो खत्म, उसका उसका ही बेनिफिट ले। इसके अंदर क्या है कि जिनके ऑर्डर्स हैं समझे आप, और यहाँ हमने अपील दायर कर रखी है और हमको हमारी अपील में दम नहीं है, जी समझे आप, तो बेटर गो इन फॉर दिस स्कीम। हाँ, वो सही बात है, सही। और जहां आपने अपील दायर कर दी आपको डिक्लेरेशन नहीं मिलने वाले हैं, जी बेटर गो इन फॉर दिस स्कीम। या आपने अपील नहीं की है तो आप स्कीम चले जाइए, या कोई पुराने ड्यूज हैं आपके जो पड़े हुए हैं और आपको चाहते हैं कि हमको जमा करना है तो स्कीम में चले जाइए, इट इज बेनिफिशियल टू यू। जी सही। भाई गवर्नमेंट ने वेव तो किया है ना, इंटरेस्ट भी वेव किया है, पेनल्टी वेव की है, टैक्स भी वेव किया है, केवल एक ही गलती की है कि आपने कहना चाहिए कि वो नहीं किया, क्या अपील मतलब पेंडिंग नहीं है आपकी। सर तक के केसेस कवर्ड है ना सर? हेलो, हाई कोर्ट में अगर अपील लगी है वो वाले केसेस कवर्ड नहीं है? हाँ कवर्ड है, सब कवर्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड। अपील में गया है हमारे कोई, कहीं हमें फर्स्ट अपील में, सेकंड अपील में, वो केसेस भी कवर्ड होंगे क्या? जैसे अगर रिट पे भी गए हो तब भी हो जाएगा, तभी इन एनी फोरम। ओके, नहीं सर, डिपार्टमेंट अगर गया अपील में नहीं, वो तो है ही नहीं, उसे क्या, क्योंकि इनकम टैक्स है कि अगर डिपार्टमेंट में भी गया और डिस्प्यूटेड टैक्स जो है, मैंने कहा एक बार क्लेरिफाई करें सर। लेकिन ये इशू तो आपकी अपोजिशन के लिए है ना, दे शुड मेक रिप्रेजेंटेशन टू गवर्नमेंट कि फर्स्ट केस शुड आल्सो भी कहना चाहिए कि कवर्ड। हां, अमेंड कर स्कीम में अमेंड। भाई जब पहली स्कीम आई थी उसमें ये डिफरेंस ऑफ टैक्स भी शामिल था, उसके अंदर एंटी टैक्स भी शामिल था, उसमें सब शामिल थे उसके अंदर। ओके, नहीं एंटी टैक्स पहले भी नहीं था सर, ये जो अभी पर इसके पहली वाली स्कीम में नहीं था। हाँ, तो उसके पहले था, क्योंकि हाई कोर्ट इनका कहना गवर्नमेंट का कि जो एंट्री टैक्स केस अभी अंडर चैलेंज है बिफोर द हाई कोर्ट,
इसलिए हम उसको कोई भी किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करना चाह रहे हैं उस जजमेंट में। कहना ये है कि हमारा जो गवर्नमेंट कहना ये है कि उनको गवर्नमेंट विल सक्सीड एंड सेकंड अमाउंट इज ह्यूज and the defaulter will deposit tax on their own if they lose in the high court or supreme court. बड़े व्यापारी हैं उसमें, they are big dealers, mainly cement companies. अब बहुत से मान लीजिए कि 9C के अंदर बहुत से केस लगे हैं फ्रेट के ऊपर, वो जा सकते हैं चाहे तो इसके अंदर फ्रेट पे लगा दिया है, सीमेंट के फ्रेट पे टैक्स लगा दिया है, जब चाहते हैं तो इसमें जा सकते हैं। 9B के बहुत से केसेस लग गए हैं, जबरदस्ती लगा दिए हैं। एनरोलमेंट वाले वो भी कवर्ड है सर। हाँ सर, ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म का इन्हें एक अजीब सा जो वर्किंग दिया हुआ है, ये लिखा है कि 100% ऑफ रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट ऑफ अरियर्स ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन reduced by the amount of tax involved in the value of acceptable certificates, public declarations submitted by the applicant, or the amount already paid towards such arrear of tax, whichever is higher. देखिए सर, इसके अंदर क्या है कि ये वाला ये सीरियल नंबर 1 है ना, ये वेरी डिस्प्यूटेड, वही कह रहा हूँ इसमें इंटरप्रिटेशन वेरी डिस्प्यूटेड। Commissioner will have to issue any FAQ with illustration, है ना। अब देखिए आपको 100 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, आपने डिक्लेरेशन नहीं दिए, आपको 100 रुपए आपकी एक्स्ट्रा डिमांड है, और आपको 100 रुपए के कहना चाहिए कि डिक्लेरेशन आपको मिल गए, क्या डिक्लेरेशन आ गया। इन दैट केस आपके 100 रुपए के आ गए, तो अब आप 100 को 100 से वो करेंगे, मतलब डिडक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा आपको, तो आप कुछ जमा नहीं करना। सर एक के पांडे जी की क्वेरी है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनको अनम्यूट किया है, अपनी क्वेरी रेज करें। पांडे जी सर नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर। सर मेरे केस में धारा 21(1) में केस रिओपन हुआ है। हाँ। उसमें टैक्स मान लो 10 लाख रुपए था, तो 30 लाख की पेनाल्टी के साथ में कुल हुआ है। मैं हाई कोर्ट गया हूँ उसमें। तो आज जो मुझे मान लो इस समाधान में जाता हूँ, तो मुझे कितना टैक्स जमा करना होगा सर? सर देखिए, आपका मामला डिस्प्यूटेड में आ गया। हाँ डिस्प्यूटेड है ना। अब मान लीजिए 100 रुपए डिमांड है आपकी, हाँ है ना, 21 के अंदर, है ना, और आप उसके अंदर मान लो 60% जमा कर 50% जमा करना है आपको, ठीक है ना। फिर आप ऑलरेडी मतलब 30% जमा करना कर चुके हैं मान लीजिए। जी सर। तो 20% ऑफ टैक्स जमा करना है आपको, ठीक है। यार 50% में ज्यादा टैक्स जमा कर चुके हैं आप, नहीं सर 25% जमा किया आपने, तो आपको 25% टैक्स जमा करना है केवल। 25 जमा करके फ्री हो जाएंगे। और फिर आपको जो पेनल्टी है वो भी लगी है ना। पेनल्टी सब टू टाइम लगी है सर। 2 टाइम लगी है। मान लो कि आपकी आपकी पेनल्टी 1 करोड़ लगी है आपको, और आपने अपील में 10% जमा कर दिया आपने, ठीक है सर। तो आपको कुछ जमा नहीं करना ना, 5% रिफंड भी नहीं मिलेगा आपको। नहीं सर, उसमें अपील में नहीं गया, मैंने वहाँ हाई कोर्ट में केस लगाया। ठीक है, कुछ जमा नहीं किया आपने, है ना। 2 लाख जमा किया सर, बाय डिफॉल्ट सर केस आप ही का था सर वो। अरे बड़े अच्छा, और क्या है? जो बात है सर सही है सर। इन्हीं से कंसल्टेशन करो हाई कोर्ट के लिए भी भाई। हाँ तो पांडे जी देखिए, लगाया वही मरम भी देगा। भैया इसके अंदर आपको 5%, आप 2 लाख जमा कर, आपने चालान में बताया कुछ कि आपने किस हेड में जमा किया टैक्स? सर वहाँ जैसे हाई कोर्ट में अपील की थी, उसने कहा कुछ तो टैक्स जमा करो। 2 लाख रुपए में टैक्स जमा कर दिया था उस समय सर। चालान में कहाँ लिखा है आपने इसका? सर वो तो आफ्टर असेसमेंट की डिमांड में लिखा है सर मैंने। हैं? आफ्टर असेसमेंट की डिमांड में 2 लाख रुपए लिखा है सर। टैक्स में जाएगा वो? टैक्स में जाएगा। हाँ, अब पेनल्टी आप 5% जमा कर दो। पेनल्टी का 5%। 5% आफ्टर 60 days 10%। ठीक है सर, है ना। ठीक है सर, चले जाओ उसके अंदर। जी सर, थैंक यू सर।
गो टू होम एफपीएफपी। सर एक हमारे पास एक और क्वेरी है, प्रदीप शर्मा जी की, उन्होंने हाथ उठाया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी क्वेरी करें। शर्मा जी। हाँ सर। हाँ बोलिए पंडित जी। आवाज है सर? हाँ आ रही सर। एक्चुअल में ऑर्डर के अगेंस्ट 25% जमा करके अपील फाइल करी। हाँ ठीक है। अपील एक्स पार्टी हो गई, उसके बाद हमने उसको पुनः सुनवाई के लिए आवेदन लगाया हुआ है, तो वो विवादित में आएगा या अविवादित में आएगा? आपकी अपील तो है, मतलब अभी तो आपकी अपील वो हो गया है क्या? मतलब अपील एक्सपायरी हो गई थी। फिर हमने उसको अपील है लेकिन रेस्टोरेशन लगाया। अभी अधिकारी ने अपील अथॉरिटी ने इंटरटेन नहीं किया उसको। आपकी एप्लीकेशन तो पेंडिंग है ना? हेलो, हाँ पेंडिंग है एप्लीकेशन। हाँ आप डिस्प्यूट एप्लीकेशन फॉर रीहियरिंग। हाँ पेंडिंग है ना आपकी एप्लीकेशन, आप स्टोरी हो सकती है। आ जाएगी। हाँ बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई, पेंडिंग तो है ना आपकी एप्लीकेशन। हाँ पेंडिंग है। उनको आप डिस्प्यूटेड मानिए, उसको पेंडिंग है। इस नौ के पहले की लगी है ना भाई? हाँ उससे पहले लगी है। पहले लगी है। सर एक मेरे प्रश्न का थोड़ा सा क्वेरी आ रही थी, जैसे इनकम टैक्स की भी समाधान स्कीम चल रही है, तो उसके अंदर क्या है, पहले हमको अप्लाई करना है, वो अप्रूव करेगा, फिर हमको पैसा भरना है। अब क्या है, पहले ही भरना है पैसा। अब मान लो उन्होंने अप्रूव नहीं की, रिजेक्ट कर दिया, एक्स्ट्रा डिमांड कर दी, तो हमारे पास एक तो ऑप्शन है अपील में जाने का, जो आपने कहा कि डीसी के पास चला जाएगा, और डीसी भी नहीं माना, उसमें फेवर में कर दिया, अमाउंट डिस्प्यूट कर लिए, तो क्या करेंगे? उस 50% का क्या होगा? वो एडजस्टेबल अगेंस्ट एरियर्स, एडजस्टेड अगेंस्ट एरियर, और हमारी अपील जो पुराना डिस्प्यूट है वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, वही खड़ा रहेगा, उसको हम अपने रूटीन कोर्स में करवा लें। ओके सर देखिए, कहीं भी आपके रिट पिटीशन ऐसी चीज होती है, उसको दायर करने को रोक नहीं सकता, समझे आप? या कहीं कुछ किसी भी लॉ के ना कहीं कुछ भी लिख दो कि नो अपील बिल लाई, या यू कैन नॉट चैलेंज इट, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सर आप वो पहला पॉइंट का कुछ बता रहे थे, फिर सौरभ ने बीच में कुछ बता दिया, वो सी फॉर्म वाले में पहला पॉइंट जो सबसे डिस्प्यूटेड है अभी भी। पर मैं ये बता रहा था आपको, जैसे मेरी समझ में आ रहा है ना, उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए की आपकी डिमांड क्रिएट हुई है, 100 रुपए की एक्स्ट्रा डिमांड है आपके केस के अंदर। मान लीजिए 100 रुपए कहना चाहिए आपका टैक्स है, और 50 रुपीज आपकी इंटरेस्ट है, तो 150 रुपीज आपकी डिमांड, आपका ऑर्डर है। आफ्टर गिविंग डायरेक्शन ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड विद रिटर्न, 20% जो आप 2% जमा किया, आपको मिल गई, आपको इतना मिल गया। अब आपको पूरे के पूरे कहना चाहिए कि डिस्प्यूटेड अमाउंट जो टैक्स का है 100 रुपीज, उसके पूरे सी फॉर्म मिल गए आपको, है ना? अब आपका 100 रुपए कहना चाहिए कि आपकी अतिरिक्त डिमांड है टैक्स की ड्यू टू डिक्लेरेशन, और 100 रुपए के फी फॉर्म मिल गए, तो आप उसमें से 100 रुपए को 100 रुपए में घटाएंगे आप, तो 0 हो जाएगा आपको जी। तो आपको कुछ जमा नहीं करना, समझे आप? ये आपने मतलब, लेकिन जो आपने अपील में 25% जमा कर दिया है वो गया। तो उसको भी सेटलमेंट अमाउंट में मान लिया, मतलब सर इसमें जो इंटरेस्ट लगा 50 रुपए का, वो भी ऑटोमेटिक, क्योंकि मेन डिमांड खत्म हो गई तो वो भी खत्म हो गया है ना सर? नहीं, इंटरेस्ट कहना चाहिए कि उसका 10% जमा करना है। वही उसी इश्यू पे आ रहा है, क्योंकि पहले आपने ये बोला था कि अगर मेरी 100 रुपए की डिमांड है, 100 रुपए का मेरा फॉर्म आ गया, तो 100 रुपए तो खत्म हो गया, लेकिन 50 रुपए खड़ा है। अब क्या होगा, आपने अपील कर दी जी, 25% इंटरेस्ट का भी जमा किया आपने, और यहाँ 10% का वेव कर रहे हैं वो, तो ऑटोमेटिकली आपका 25% वेव हो गया, समझे? आप 10% 15% का आपको रिफंड नहीं मिलेगा, सरकार के पास गया तो गया, हो गया। चलो वाइंड अप करें सर जी। और कोई क्वेरी तो नहीं? नहीं सर, और कोई क्वेरी नहीं दिख रही। नहीं, ठीक, ओके। हाँ मृदुल जी, आप जरा वोट ऑफ थैंक्स।
चलिए प्रदीप शर्मा जी ने दोबारा हाथ आज उठाया। एक मिनट हाँ प्रदीप शर्मा जी ने दोबारा हाथ उठाया है। प्रदीप जी हाँ हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, फर्स्ट अपील में हमारे ऊपर 1 लाख टैक्स लगता है और 50,000 ब्याज लगता है। फर्स्ट अपील में हमें ब्याज की छूट मिल जाती है। हम सेकंड अपील में है 1 लाख के टैक्स के और 20% जमा करते हैं। अब हम जो हमें चालान की छूट मिलेगी उसमें वो टैक्स में से ही घटाना है फर्स्ट अपील के पहले, या उसमें रेशो में घटाना पड़ेगा? चालान कंसोलिडेटेड जमा किया, नहीं देखिए, चालान आपने किस में दिया है? कंसोलिडेटेड जमा किया था। 1.5 लाख के बैठे 10% से 15,000 रुपए जमा करके हम फर्स्ट अपील पहुंचे। चालान में क्या बताया? टैक्स पे लिखा है आपने कि वो हमें फर्स्ट अपील में 50,000 की इंटरेस्ट की छूट मिल गई। जैसे पांडे जी ने कहा, नॉर्मली आपके असेसमेंट में टैक्स ही माना जाता है, इंटरेस्ट में लगता कोई नहीं लिखता। हाँ हम नहीं लिखा, लेकिन हमें इंटरेस्ट की छूट मिल गई। तो फिर तो इंटरेस्ट की छूट मिल गई 50,000 की फर्स्ट अपील में। आपकी 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 छूट मिल गई है ना? और जो पैसा जमा किया है आपने फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपील में 15,000, सेकंड अपील में बाकी का 20% जमा किया। फर्स्ट अपील में जो पैसा जमा किया वो दोनों में जमा किया था। हाँ, हमने तो इकट्ठा चालान दिया। हाँ, तो ये तो आपने टैक्स में ही बताया, उसको दोनों में जमा किया था, रेशियो में घटाना पड़ेगा तो वो कंपोजिट अमाउंट माना जाएगा सर। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इनको रिलीफ तो मिल गई है। में से नहीं, लेकिन फर्स्ट अपील में तो डिस्प्यूटेड था ना इंटरेस्ट। तो छूट है ना सर, रिलीफ तो मिली हमने। नहीं छूट लिया, लेकिन जब जमा किया था तब तो डिस्प्यूटेड था। हाँ तब डिस्प्यूटेड था। तो 100 रुपया आप 1 लाख रुपया आपका टैक्स का, 50,000 रुपया इंटरेस्ट का, तो करीब करीब 75% आप उधर गए, 75% आपका गया पैसा। 75% जाएगा सर। हाँ केवल दोनों प्रोपोर्शनल 15,000 में से 5,000 ही जाएगा। अब देखिए आपकी जो 30% आएगा ना, तो बाकी सेकंड अपील में जो मैं किया वो पूरा टैक्स में से घटेगा। वो तो पूरा मिल जाएगा, वो तो मिल टैक्स के मुद्दे पे विवाद था। नहीं एक्चुअली नहीं, आपने सेकंड अपील दायर की है ना? हाँ, और हम फर्स्ट अपील के चाहते हैं छूट मिल रही है, आधी तो फ्री हो ले भाई। आप जो जाएंगे मतलब उसमें सेटलमेंट में, वो फर्स्ट अपील ऑर्डर के ऊपर जाएंगे आप भाई। जो आपका ऑर्डर है कौन सा सेटलमेंट में? ऑलरेडी है सेकंड अपील में। आपके जो ऑर्डर आप जिसके ऊपर आप आ सकते हैं ना, जिस ऑर्डर के ऊपर आप सेटलमेंट में जा रहे हैं वो फर्स्ट अपील ऑर्डर है आपका। वही ऑर्डर है ना वो? यस वही ऑर्डर अपील ऑर्डर है ना? और उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इंटरेस्ट तो भूल जाइए आप। हाँ है ना, बिल्कुल इंटरेस्ट। हाँ, और सेकंड अपील में पूरा जो फर्स्ट अपील ऑर्डर है उसमें केवल टैक्स है। उसमें केवल टैक्स है। हाँ, टैक्स और इंटरेस्ट दोनों थे ना फर्स्ट नहीं कहा फर्स्ट अपील ऑर्डर में, फर्स्ट अपील ऑर्डर में अफेक्टमेंट भूल जाओ। अफेक्टमेंट ऑर्डर में थोड़ी जा रहे हैं आप सेटलमेंट में, आप तो जा रहे हैं फर्स्ट अपील ऑर्डर के। यस है ना? तो फर्स्ट अपील ऑर्डर के अंदर केवल टैक्स है आपके उसमें। है ना? और एक अमाउंट है, उसके ऊपर जो पैसा जमा हुआ है सेकंड अपील में, फिर उसकी छूट मिलेगी 1 लाख की, मतलब 20,000 की। हाँ भाई, सही पकड़ा सर, सही पकड़ा, बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन निकाला। डिस्प्यूट का टैक्स का है तो जमा भी टैक्स पे बैठे हुआ ना। भाई क्या है ये? तो जो फर्स्ट अपील के पहले जमा था उसकी छूट, अरे थोड़ा वो और खत्म हो गया। यू आर गोइंग मतलब अगेंस्ट गोइंग फॉर सेटलमेंट अगेंस्ट अपील ऑर्डर। अपील में छूट पूरी नहीं मिली ना आपको, उसके लिए गए आप फर्स्ट अपील ऑर्डर जो पास हुआ आपके प्रकरण में उसके ऊपर सेटलमेंट में जा रहे हैं आप, अफेक्टमेंट ऑर्डर के ऊपर नहीं जा रहे हैं आप। ओके सर, ओके अब समझ गए। ओके सर, वो ठीक है सर, थैंक यू। चलिए अब इसको वाइंड अप कर लें कृष्णन जी। हाँ मृदुल, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा वेब स्टडी सर्किल सेटलमेंट स्कीम 2020 के ऊपर मुकुल शर्मा जी ने बहुत समय बाद हम सबको दर्शन दिए, और लेकिन फिर भी जो उनकी तैयारी है कहीं से कोई कमी नहीं, बिल्कुल अभी प्रदीप शर्मा जी को उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया जो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। उनकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं, और हमें भी अच्छा लगा कि उनको बहुत टाइम बाद हमने उनको फेस टू फेस देखा। सामने सामने मिलते तो अलग बात थी, लेकिन ठीक है वीडियो के थ्रू ही सही। और जो पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुल शर्मा जी का धन्यवाद, सौरभ श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से मॉडरेट किया। और बहुत जल्दी जैसे कल की
स्टडी साइकिल को उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया रात के समय ही। उम्मीद करेंगे उसको भी आज नहीं तो कल अपलोड कर देंगे। नहीं, बहुत सारे लोग क्या नहीं लाइव जुड़ पाते तो बाद में अपने समय के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से उसका फायदा उठाए, जिससे कि भाई चीज तो है लेकिन सबको बेनिफिट मिले, उसको अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी का तो उसका फायदा लें। और सूचना की तरफ से सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे इसको आगे जैसे और कुछ कार्यक्रम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। और कृष्णन जी, आपकी परमिशन के साथ अब मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ। ओके, थैंक्स ऑल फॉर अटेंडिंग। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट स्टडी सर्कल। Thank you very much.